अपने समय को बेकार कर रहे हैं। सम्मान समारोह तब अच्छा लगता है जब वो सम्मान बना रहे। आज आपने सिमरन का नहीं, महिला का सम्मान किया है, उस कर्मठ महिला का सम्मान किया है जो अपने डेडिकेशन से, हार्डवर्क से आगे बढ़ी है। और ऐसे कई महिलाएं हमारे परिवार में होंगी, ऐसे कई बच्चे हमारे परिवार में होंगे। और ये गालियों का कोई कंपटीशन नहीं है कि पुरुष के नाम पर गालियां चलेंगी, महिलाओं के नाम पर बंद करें। बराबरी हर जगह की है। तो अगर महिलाएं भी पुरुषों के नाम की गालियों को भी सपोर्ट करती हैं तो वो भी उतना ही गलत है। अगर हमारी महिला या पुरुष दहेज को समर्थन करता है तो वो भी उतना ही गलत है। उसको ऐसे समारोह में ना तो बुलाना चाहिए, ना सम्मान देना चाहिए और ना किसी प्रकार से मंच प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है। हम किसको सर पे ताज पहना रहे हैं? उन लोगों पर जो दहेज की एक बुरी प्रथा को रोक नहीं सकते, जो सिर्फ एक स्टेटमेंट से आता है कि ना तो हम देंगे और ना हम लेंगे। और जब हम जय भीम बोलते हैं तो जय भीम से ये हॉल तो गूंजना चाहिए, ये साउथ दिल्ली तो गूंजनी चाहिए। क्या आप साथ देंगे? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। BSS NS जिन्होंने मुझे पिछली बार आमंत्रित किया था और आपने मुझसे एक वादा लिया था और मैंने भी एक वादा किया था कि जब तक आप रहेंगे मैं भी आपका साथ दूंगी। ये जो नारा है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ताकत है। और ये ताकत अच्छों को भी चक्के छुड़ा देती है जब ये नारा गूंजता है। आज आप जो देश की हालत देख रहे हैं और जो आपने कहा कि देश में बहुत समस्याएं हैं, तो समस्या का निवारण देने वाले तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने पूरे संसार को समाधान दिया कि जो समाज की समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकलेगा। और उन्होंने भारत के लिए भी वो संविधान लिखा जिसमें एक एक अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत साधारण तरीके से दिया गया। बाबा साहेब ने भी, हमारे जो महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, आज उनकी हम जयंती भी मना रहे हैं। और आज हम जब हम कहते हैं कि बाबा साहेब ने ये सब किया तो उनके साथ उनकी जो पत्नी थी माता रमाबाई, उनका भी पूरा सहयोग था। वो उतनी पढ़ी नहीं, उनके पास उतनी सामाजिक समझ नहीं थी, लेकिन एक विचारधारा से प्रेरित तो वो भी थी। और वो विचारधारा ये था कि जैसे हमारी बेटी सिमरन ने कहा कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कमिटमेंट, हार्डवर्क, माता रमाबाई में हमें वो सब देखने को मिला। सावित्रीबाई फुले में हमें वो सब देखने को मिला कि बावजूद इसके कि समाज ने उनको पीछे हटाया, वो कभी ना तो रुके और ना डरे, ना हालात से रुके, ना किसी समाज से रुके और ना किसी भी व्यवस्था से डरे। उन्होंने वो सब काम किए जो उन्हें करने चाहिए थे। तो हम ये कहते हैं कि हमारा समाज बहुत सक्षम समाज है, लेकिन शायद हम उसे समझते नहीं हैं। इसलिए नहीं समझ पाते कि हम कुछ ऐसी बातों में लिप्त रहते हैं या फिर हम व्यस्त रहते हैं कि हम भटक जाते हैं अपने पद से। अगर हम देखें तो जो आज आपने कहा कि समाज की समस्याएं हैं, महिलाएं दुखों में डूबी रहती हैं, बुद्धा ने भी तो कहा ना कि दुख तो जो है वो जीवन का पार्ट है। जो कोई भी जीवन जीना जानता है या जिसने जीवन जिया है वो आपसे कहेगा कि वो दुखों से आगे निकलकर ही अपना जीवन जी रहा है और दुख जिंदगी में आने ही आने हैं। तो क्या कहा महात्मा बुद्ध ने? उन्होंने कहा कि नहीं, दुख है तो दुख के कारण भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानता नहीं है कि उसका दुख का क्या कारण है, वो दुख में डूबा रहेगा, वो रोता रहेगा, वो बिखरता रहेगा, वो हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप करेगा और कभी भी सक्षम नहीं बनेगा। तो दुख है तो दुख के कारण भी है, और कारण है तो उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको आत्मज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, तो दुखों का समाधान भी होता है। ये हमारा पंथ है, ये हमारी विचारधारा है, और इस विचारधारा से जो जागरूक होना है वो हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेदारी है। पिछली बार जब मैं मंच पे आई थी और जो संयोजक हैं उन्होंने मुझसे कहा था, मैम हम माइक पे आते हैं तो घबराते हैं, थोड़ा डरते हैं। और आज जब मैंने देखा तो लाइन थोड़ी लंबी थी, महिलाएं पिछली बार कम थी, आज लंबी लाइन है और चेयर्स भी कम पड़ रही थी। हमारी बहुत बच्चियां अभी बीच में बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साल में आपने बहुत तरक्की की है, बहुत ही तरक्की की है। इसके लिए आप सब को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने वो वादा निभाया और आपने कहा कि मैडम जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, आप आएंगी तो आप देखेंगे कि हम और भी बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे। आज सुबह से ही आप बहुत सब मेहनत कर रहे हैं, सब
व्यवस्था को सुचारू रूप से चले ऐसा आप प्रयत्न कर रहे हैं। और आज का दिन भी तो खास था। क्यों वो खास बना? इसलिए नहीं कि संडे है, इसलिए नहीं कि भाई रविवार है, हमारी छुट्टी का दिन है और हम खाली हैं तो चलो चलते हैं, लोगों से मिलते हैं। नहीं, एक बहुत खास मौका है, समय है अपने आप को याद दिलाने का कि सम्मान कोई और आकर नहीं देगा, उसकी भीख नहीं मांगनी है, वो सम्मान हमें खुद अर्जित करना है। और सिमरन ने आज ये जो सोच है, जो विचार है, ये हम सबको याद दिलाया कि नहीं, वो जो सम्मान है कैसे अर्जित किया जाता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी तरफ से आपको शुक्रिया, ये अनित की तरफ से शुक्रिया। और यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हैं, जितना प्यार उन्होंने आपके ऊपर न्यौछावर किया है, मुझे बिल्कुल भी ये संदेह नहीं है कि हमारा समाज भटका हुआ है। वो सही दिशा में है, वो सही चीज़ का सम्मान कर रहा है और वो आपके इस संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं। ये सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, इनके साथ और 10, 20, 30, 50 जुड़े हुए होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, और वो सब आपके साथ हैं। तो ये आपके अकेले का संघर्ष नहीं है, ना संघर्ष अकेले का होता है, ना जीत अकेले की होती है। जब हम कोई पद हासिल करते हैं, उसकी खुशी भी उतनी ही जोर से सबके बीच में बांटनी चाहिए जितनी हम खुद में खुशी महसूस करते हैं। आपने कहा आप अपने समाज की पहली महिला हैं, और जब आपको पता चला कि वाल्मीकि समाज से आते हुए आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया एंड आपके पास इतनी डिफ़िकल्टीज थी, फिर भी आपने अपने जो विचार है उसको कहीं भटकने नहीं दिया। जब मैं विश्वविद्यालय में आई थी तो मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि जिस पोजीशन पे मैं आई हूँ, उस पोजीशन पे मैं पहली ही महिला हूँ अपने समाज की और अपने परिवार की। हमारे समय में बेटियों को इसलिए पढ़ाते थे कि अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, लड़कियां थोड़ा सलीका सीख लेंगी तो घर अच्छे से चला सकेंगी। लेकिन क्या हुआ ना, एक इस सोच के साथ एक चीज़ और हो गई कि हमारे माता पिता ने थोड़ी कोशिश करके, थोड़ा बराबरी का हक देके मुझे विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया और मैं पहुंच गई यूनिवर्सिटी। अब मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई तो भाई विचार तो विचार है, विचार तो क्रांति लाता है। विचार से शांति भी आ सकती है और क्रांति भी आ सकती है, और जब व्यक्ति शांत होता है तो क्रांति भी उतनी ही जोरों से आती है। तो एक क्रांति का बिगुल हमने भी बजा दिया और हमने भी कहा कि नहीं, आगे तो बढ़ेंगे, अपने मान सम्मान की लड़ाई करेंगे और बाकी सारी रूढ़िवादी चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। आपने यहाँ तक लाया है, हम वादा करते हैं कि आपका कभी सर नतमस्तक नहीं होगा। तो मैं भी प्राउड फील करती हूँ कि मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे वहाँ तक भेजा, लेकिन लड़ाई सिर्फ वहाँ तक की नहीं थी, अभी बात तो बाकी थी, पिक्चर अभी बाकी है। आई विल नॉट स्पीक लाइक अ प्रोफेसर बट आई विल स्पीक लाइक अ क्रांतिकारी। पिक्चर तो अभी बाकी थी, शादी होना तो बाकी था, शिक्षा पूरी करने की जो लड़ाई थी वो भी बाकी थी, पद हासिल करने की लड़ाई भी बाकी थी, और सम्मान हासिल करने की लड़ाई अभी बाकी थी। लग रहा था नौकरी भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, सम्मान कैसे मिलेगा? और उस सम्मान की लड़ाई में जैसे माता रमाबाई ने बाबा साहेब का साथ दिया, ज्योतिबा फूले का साथ हमारी माता ने दिया, सावित्रीबाई फूले ने दिया, और ज्योतिबा फूले ने भी उनका पूरा साथ निभाया। तो मेरे इस संघर्ष में भी मेरा किसी ने साथ निभाया। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? बिल्कुल, हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर कृष्णदेव। इन्होंने मुझे वो संघर्ष, वो सम्मान और उस लड़ाई में आगे बढ़ने की जो शक्ति दी, और उस शक्ति की वजह से कि आपका जीवन सिर्फ आपका जीवन है, ये आपको तय करना है कि आपकी क्या दिशा है, आपको क्या करना है जीवन में, इसका निर्णय कोई और नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपको सहयोग की ज़रूरत है तो उस सहयोग के लिए आपके पास हम सब हैं, परिवार है। ये जब इस तरीके की आज़ादी मिलती है ना, तो फिर महिलाओं का आप देखिए कि वो कितना आगे तक बढ़ सकती हैं। क्योंकि आपने कहा डिसिप्लिन, बचपन से महिलाओं को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बचपन से महिलाओं को, बच्चियों को कमिटमेंट सिखाया जाता है, बचपन से उन्हें हार्डवर्क सिखाया जाता है, लेकिन आज़ादी के लिए, सम्मान के लिए अकेले चलना, अपना डिसीजन लेना नहीं सिखाया जाता। और ये जब किसी की सोच बन जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो इस सोच को पैदा करता है, तो फिर वो एक नई किस्म की जर्नी होती है। इसलिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जो पार्टनर्स हैं, पति हैं, पत्नी हैं, वो कम से कम डिसीजन मेकिंग की आज़ादी दें। जिस दिन महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग अपने डिसीजन ले पाएंगे, वो समाज कभी भी पीछे नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा, निरंतर आगे ही बढ़ेगा। लेकिन वो डिसीजन कैसा हो? वो डिसीजन होना चाहिए सही,
मौलिक तौर पर भी क्या कहा बाबा साहब ने, सब कुछ मिल जाएगा, आज़ादी भी मिलेगी। हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जब संविधान की जो आखिरी जो सभा थी उसमें उन्होंने क्या कहा कि मेरी दुविधा है, हम दो तरीके के जो हालात हैं उससे जूझ रहे होंगे। वो क्या हालात हैं कि राजनीतिक तौर पर तो हमें आज़ादी मिल रही है लेकिन सामाजिक तौर पर हम गुलाम बने रहेंगे, क्योंकि ये समाज बटा हुआ है और बटा हुआ नहीं है, इसमें ऊंच नीच की भावना भी निहित है। जब तक ये ऊंच नीच की भावना नहीं जाएगी, जब तक हमारे नेता, हमारे लीडर्स, हमारे जो सामाजिक सुधारक हैं, जब तक वो इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये समाज जो गैर बराबरी का समाज है या फिर उसमें गैर बराबरी जैसी समस्याएं हैं उससे हम वंचित ही रहेंगे, उस बराबरी से, और उसमें हम आगे नहीं आ पाएंगे। तो उनकी जो दुविधा है वो यही थी कि क्या वो बराबरी आ पाएगी। हमें आज़ादी तो मिली लेकिन हमने वो गैर बराबरी को बनाकर रखा और उसमें सिर्फ दूसरे लोगों ने जाति में देखे तो आप कहें हमसे ऊपर की जाति ने हमें दबाया, ऐसी बात तो है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम परिवार, एक जो मुख्य यूनिट है, पहली यूनिट कहते हैं जिसको, जो आधार है समाज का, उसमें भी गैर बराबरी है। उसमें गैर बराबरी है पुरुष और महिला के बीच में, जो सुबह से शाम तक चलती है, 24 घंटे की गैर बराबरी है, 365 दिन की गैर बराबरी है वो। और उसके अंदर जब हम देखते हैं कि एक जो महिला वर्ग है वो वंचित है हर उस चीज से जिसका सुख पुरुष को मिला है, वो जिस दिन समझ में हमें आएगा हम वो बराबरी का समाज तय करेंगे। आज हम कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या में जब हम गिन रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हम आगे क्यों नहीं हमें अवसर मिल पा रहे हैं, तो उसकी जड़ परिवार के अंदर है, वो व्यक्ति के अंदर है, जो व्यक्ति घर का मुखिया है। और मुखिया कौन है? जो डिसीजन ले रहा है, जो पूरे परिवार के लिए कि परिवार का किस दिशा में आगे बढ़ना है, जो वो डिसीजन लेता है, उस मुखिया की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परिवार का भरण पोषण कर रहा है या उसके वजह से परिवार चल रहा है। क्योंकि गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर हम अपने परिवार को चला रहे हैं तो वो परिवार कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उस परिवार से कभी भी दुख नहीं जाएंगे, वो परिवार समाज के कभी काम नहीं आ सकता, वो समाज कभी भी बराबरी की बात नहीं कर सकता। इसलिए हमें उस परिवार में उस मुखिया की जिम्मेदारी को तय करना होगा कि वो कैसी सोच रखता है। आज हमारी एक बेटी ने कहा कि गालियां तो हम सब देते हैं जब गुस्सा आता है, और हम में से कोई नहीं कह पाया कि नहीं हम गाली नहीं देते, लेकिन जब गाली निकलती है तो महिलाओं के नाम की निकलती है। इससे हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए, हमारे गले से पानी नीचे नहीं उतरना चाहिए कि हम कैसे समाज में रहते हैं, कैसे परिवार में रहते हैं जहां महिलाओं के नाम पर गाली दी जाती है। ऐसे समाज का तिरस्कार करना होगा, ऐसे पुरुष का भी तिरस्कार करना होगा, ऐसे बच्चे का भी तिरस्कार करना होगा, स्टूडेंट का भी करना होगा, नेताओं का भी करना होगा। हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं, देश विदेश में एथलीट्स बन रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, लॉयर यहाँ पे मंच पे बैठी हैं, आकाशवाणी की वक्ता यहाँ मंच पर बैठी हैं, आईपीएस और आईएएस बनने का सपना और वादा करके जाने वाली सिमरन यहाँ बैठी हैं, गायत्री, दीपा जैसी बच्चियाँ हमारे साथ बैठी हैं, और फिर भी हम बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सभ्य समाज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने समय को बेकार कर रहे हैं। सम्मान समारोह तब अच्छा लगता है जब वो सम्मान बना रहे। आज आपने सिमरन का नहीं, महिला का सम्मान किया है, उस कर्मठ महिला का सम्मान किया है जो अपने डेडिकेशन से, हार्डवर्क से आगे बढ़ी है। और ऐसी कई महिलाएं हमारे परिवार में होंगी, ऐसे कई बच्चे हमारे परिवार में होंगे। और ये गालियों का कोई कंपटीशन नहीं है कि पुरुष के नाम पर गालियां चलेंगी, महिलाओं के नाम पर बंद करें। बराबरी हर जगह की है। तो अगर महिलाएं भी पुरुषों के नाम की गालियों को भी सपोर्ट करती हैं तो वो भी उतना ही गलत है। अगर हमारी महिला या पुरुष दहेज को समर्थन करता है तो वो भी उतना ही गलत है। उसको ऐसे समारोह में ना तो बुलाना चाहिए, ना सम्मान देना चाहिए, और ना किसी प्रकार से मंच प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है। हम किसको सर पे ताज पहना रहे हैं? उन लोगों पर जो दहेज की एक बुरी प्रथा को रोक नहीं सकते, जो सिर्फ एक स्टेटमेंट से आता है कि ना तो हम देंगे और ना हम लेंगे। अगर हम आज ये प्रण नहीं कर सकते क्योंकि हमने वहीं से वंचित कर दिया महिला को, हमने सोच दिया उसको वॉशिंग मशीन दे दो, उसको हीटर दे दो, उसको कूलर दे दो, उसको ये दे दो, और वो उसी में घुसी रहेगी, तो हम बाजार के हाथों सौंप रहे हैं आने वाले दंपत्ति को। हम उनके विचारों की बात नहीं कर रहे। कुछ देना है तो दर्जन भर किताबें दे देना दहेज के नाम पर, स्कॉलरशिप कर देना, अच्छी अच्छी लाइब्रेरी का टूर उनको हनीमून के नाम पर दे देना। वो जाएंगे, लाइब्रेरी देखेंगे, दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं। कुछ देना ही है तो ये सब करना। और जो व्यर्थ का हम जो खर्चा करते हैं शादियों में, वो भी बंद होना चाहिए, वो भी बंद होना चाहिए। 2 रोटी खानी है
तरीके से खानी है, बच्चों को आशीर्वाद देना है, दंपति को आशीर्वाद देना है और सही राह पर दिखाना है। अगर उसमें फूहड़ता है तो वो शादी नहीं है, वो गंदा समारोह है। उस समारोह को रिजेक्ट करना चाहिए हमें। ऐसा कोई व्यक्ति अगर यहाँ अगली बार मंच पे आए तो उसे मंच से उतार देना चाहिए। प्रोफेसर को बुलाया है तो आई विल स्पीक लाइक अ प्रोफेसर ओनली। बड़ी मेहनत से बनी हूं मैं, तो बातें भी वैसे ही करूंगी जो कड़वी लगेगी, और कड़वी दवा में ही इलाज होता है। खाते हो ना नीम की पत्तियां, करेला, सब वीडियो देख देख कर, तो विचार भी कड़वे ही ऐसे ही मिलेगी डोज, तब जाके कुछ बात बनेगी। आज का रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो आज एक प्रतिज्ञा यहाँ से आप बहुत जी दिलवा कर भेजेंगे सबको, नहीं तो फिर अगली बार सोचना पड़ेगा किन के बीच में जा रहे हैं। गंदगी के बीच में कोई जाना पसंद नहीं करता। अगर हमने अपना जीवन साफ सुथरा बनाया और हम महिलाएं यहाँ बैठ के मंच संभाल रही हैं और आप वहाँ बैठ के गप्पे मारेंगे, हंसेंगे, ठहाके मारेंगे, तो ये सम्मान नहीं, ये अपमान है। अगर आप अपने जीवन के 5 मिनट नहीं निकाल सकते किसी के सम्मान में, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप व्यक्ति नहीं है। आजकल दिल्ली में बंदरों का बड़ा आतंक है, इधर से उधर उछल रहे हैं। उनका इलाज भी करेगी सरकार, पकड़ के अंदर डालेगी। स्ट्रीट डॉग्स को भी अंदर डाला जा रहा है। तो ये समझने वाली बात है, जिसके घर में डिसिप्लिन नहीं होता वो बाहर भी डिसिप्लिन नहीं रख सकता, और बिना डिसिप्लिन के कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे मनोज भाई ने जो आज कहा कि मैंने दान नहीं दिया है, उनकी भावना आप देखिए। सबकी मेहनत का पैसा है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, लेकिन भावना की कमी है। जिस दिन वो भावना जग जाएगी, ये समाज सारे रिसोर्सेज से लिप्त है। सबके घरों में आज बाबा साहब की वजह से, उस सोच की वजह से, उन्होंने वो क्रांति नहीं की होती शिक्षा की, तो हम सब यहाँ नहीं बैठे होते, चाहे महिला है या पुरुष है या कोई भी है। वो उन्होंने दिया। आज अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उनको सही डायरेक्शन में यूज करें, चैनलाइज करें उस एनर्जी को, और अपने समाज को सभ्य बनाने के लिए, ताकि लोग कहें कि देखिए वो भी एक समाज है जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में, जब ऊपर का समाज उनको तिरस्कार कर रहा है, और ये जो ऊपर नीचे की लड़ाई है इसको खत्म करना होगा कि कोई भी समाज ना तो ऊपर है ना नीचे है, सभ्य जरूर होते हैं समाज। हमको ऐसे समाज का निर्माण करना है, क्योंकि इसी के लिए संगठन बना है ना। अब वो निर्माण कैसे होगा? आपके पास दिन के घंटे तो 24 हैं, 24 में जैसे किसी बहन ने कहा काम खत्म ही नहीं हो रहा है घर में, वो तो जिंदगी भर नहीं होगा, क्योंकि कुछ काम दिए गए और कुछ हमने ओढ़ लिए। घर में सम्मान पाने की लड़ाई चल रही है। अच्छा खाना बनाएंगे तो सम्मान मिलेगा, 4 बार पोछा लगाएंगे तो सम्मान मिलेगा, बेडशीट को 10 बार धोएंगे तो सम्मान मिलेगा। थोड़ी सी जरा अपनी सोच बदल कर देखिए, घर से बाहर निकलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, थोड़ी हिम्मत लाएंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, तो भी उतना ही सम्मान मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, हमारी बच्ची ने कहा कि मैं बाहर निकल नहीं सकती, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। कपड़ों की तो लड़ाई ही नहीं है ना, लड़ाई तो विचारों की है। बुजुर्ग महिला है उसके साथ भी बदतमीजी होती है, छोटी सी बच्ची है उसके साथ भी बदतमीजी होती है, जो बुर्का पहनते हैं उसके साथ भी बदतमीजी होती है, जो घूंघट ओढ़ते हैं उनके साथ भी बदतमीजी होती है। और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 95% जो अपराध हैं सेक्सुअल अब्यूज के, वो घरों में होते हैं। तो किस समाज की बात कर रहे हैं हम लोग? उस समाज की जो अपनी नजर ठीक नहीं रख सकता, जो बच्ची को बच्ची के नजर से नहीं देख सकता, जो किसी अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए पत्नी कह देता है क्योंकि उसके साथ उसने 7 फेरे लगा ली और उसके साथ वो साथ में बैठी है, उसके अलावा उसकी कोई अपनी कोई इज्जत नहीं है, उसके अलावा उसके अपने कोई सपने नहीं है। हम कहते हैं बच्ची थोड़ा बाहर संभल के जाना। किससे संभलना है? पुरुषों से। तो पुरुषों को अंदर बंद करो, ताले में बंद करो, दिल्ली अपने आप सेफ हो जाएगी। लगा दो 10 बजे का कर्फ्यू, पुरुषों पे लगाइए ना। रेप कौन करता है? पुरुष करता है। छेड़ता कौन है? पुरुष छेड़ रहा है, तो 10 बजे उसे घर में बंद करो, अपने आप दिल्ली महिलाओं की हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ड्राइवर, कंडक्टर, उबर, ओला, रैपिडो, सब में महिलाओं को आप भेजो। महिला बोलती है तो सब शांत हो जाते हैं, पुरुष बोलते हैं तो सब बोल रहे हैं। तो कहाँ है डिसिप्लिन? कौन करेगा डिसिप्लिन? जब इतनी पावर है और उसी को घर में बंद करेंगे, उसी को ही आप घूंघट में और 8 मीटर के कपड़े में लपेटने के लिए कहेंगे। जरा आप भी तो 7-8 मीटर कपड़ा लपेट के मंच पे चढ़ के दिखाइए। आप 4 मीटर में काम चला रहे हैं, हम यहाँ 9-9, 10-10 मीटर लपेटे हुए हैं। समय भी लगता है, फिर भी अपनी आवाज को हमने बुलंद किया हुआ है, और आपकी नजर फिर भी खराब है। किसने दी इतनी हिम्मत आपको? तो ये तय करना होगा, ऐसे सवाल पूछने होंगे। जिसकी नजर खराब है उसकी आंख में आंख डाल के पूछना होगा। अगर बसों में कुछ होते देखते हैं तो बोलना होगा, घरों में बोलते हैं तो बाहर
है, मीडिया ने भर के बता दिया, लेकिन उससे क्या होगा? अगर समाज ही बिगड़ा हुआ है तो क्या अच्छी राजनीति पैदा हो सकती है? अच्छे लीडर पैदा हो सकते हैं? किसको टिकट देंगे, किसको पदाधिकारी बनाएंगे, किसको नेता चुनेंगे? ऐसे व्यक्ति का चयन भी करना सीखिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि क्योंकि वो उसको टिकट मिल गया, क्योंकि वो लीडर है, उसको आपने दे दिया। वो कर क्या रहा है समाज के लिए? उसकी जिम्मेदारी क्या है? ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है राजनीतिक तौर पर। आर्थिक नीति को भी तय करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा दहेज का खर्चा कम कीजिए, बाजारों में जाना कम कीजिए, थोड़ा सा अपने पैसे को बचाइए, देखिए कि आर्थिक नीति क्या चल रही है। हमारी सरकार की नीति अकेली नीति नहीं हो सकती, पूरे विश्व इस पे निर्भर करता है। किसी भी एक देश कोई अकेला नहीं चल सकता। तो पूरे विश्व में क्या हो रहा है, थोड़ी नजर उस पर भी रखिए, अखबार पढ़िए, किताबें पढ़िए, न्यूज सुनिए और जानिए कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो पैसे को कहाँ लगाना है, किसमें वो सुरक्षित रहेगा और कहाँ व्यर्थ की बात हो रही है। खर्चे कम कीजिए, ऐसे जो व्यर्थ के खर्चे हैं, ये विचार लाना होगा। ये विचार की क्रांति है। बाबा साहब के पास 2 कपड़े थे, उन्हीं को धोकर पहनते थे और सूट बूट में अच्छे से बैठते थे और संविधान लिख दिया। और हम बाजारों में लाइन लगाए पड़े हैं, त्योहारों पर भीड़ बढ़ा रहे, देखते भी नहीं है आगे कौन है पीछे कौन है, बस भेड़ चाल में चल रहे हैं क्योंकि त्योहार आ गया, सबको पागल होना है, चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो। इसमें किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये बाजार की बात है। और बाजार कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करता, बाजार अपनी नीति पे चलता है। बाजार बाजार है, उसको खींचना है आपका धन। तो आप सोचिए ना, आपको कौन परेशान कर रहा है? जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ नहीं आएगा। विश्वविद्यालयों की खबरें आपने देख ली और आपने कहा कि विश्वविद्यालयों में लड़कियों को मत भेजो, बच्चों को मत भेजो, वहां तो रोज क्रांति हो रही है। तो विश्वविद्यालयों को खराब किसने किया? बच्चों ने किया, जो पढ़ने गए थे। जो पढ़ने गए थे वो तो नाम रोशन कर रहे हैं, वो नासा में बैठे हैं। एक बच्चे से आज मैंने बात की, उनके लिए भी जोरदार तालियां, उन्होंने नासा में नाम कमाया है। हिंदू कॉलेज में आज एक बच्चे का जो एडमिशन हुआ है उसने नाम कमाया। हमारी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, मैं विश्वविद्यालय में हूँ, तो हम बिगाड़ रहे हैं क्या? वो खुरापाती तत्व तो घरों में भी है, समाज में भी है, विश्वविद्यालयों में भी है, उनका इलाज अलग है। लेकिन उसकी वजह से विश्वविद्यालयों के शीशे तोड़ देना, उनके खर्चों को कम कर देना, वहाँ कोर्सेज कम कर देना, वहाँ टीचर की भर्ती ना होना, वहाँ अपने बच्चों को ना भेजना, ये कौन सी बात है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम शिक्षा की क्रांति में भी कौन सी क्रांति लाना चाहते हैं। हमें लोग डराएंगे कि शिक्षा हासिल मत करो, मत जाओ विश्वविद्यालयों में, कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है, सब विश्वविद्यालयों से पढ़ के ही बैठे हुए। भेजिए, जब तक नहीं भेजेंगे नहीं समझ आएगा। इसलिए राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी बात सांस्कृतिक, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हमने शुरुआत की, हमने कहा धर्म ज़रूरी होता है, लेकिन वो धर्म जो ऊंच नीच की बात करे, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ये हमें तय करना होगा। दूसरी बात, जो पारंपरिक तरीके से रूढ़िवादिता है उसको खत्म करना होगा। आप जिसको भी मानते हैं नमन कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। कहा ना अपदीवो भव, आपको अपना ही दीपक खुद ही बनना है। तो अपना दीपक खुद बनना है तो मन में वो आने चाहिए भाव, उस तरीके का मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, उस तरीके की शांति रिक्वायर्ड है, उस तरीके का धर्म रिक्वायर्ड है। इसलिए वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है उसमें भी देखिए कि क्या आपका अपव्यय तो नहीं हो रहा, क्या बिना बात के आप शोरगुल का पार्ट तो नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए जो हमारे घर की व्यवस्था को बिगाड़े, हमारे समाज की व्यवस्था को बिगाड़े और हमारे देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हमें देश का निर्माण करना है, हमें बाहर जाके भी नाम कमाना है और अपना देश का नाम कमाना है। ऐसी हम सोच रखेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा जोर